Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we will study about manufacturing industry और यहाँ पे हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उनकी इम्पॉर्टेंस, उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एग्रीकल्चर से जो बेस्ड है, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल्स और शुगर इंडस्ट्री, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बोल दें, अगर आपने वीडियो लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा, बाद में इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। इसको जानने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है। ये रिलेट करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, ये उसी का पार्ट है ना। अब हमारे माइंड में आता है व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। अच्छा एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकते हैं, कॉटन है, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल्स, शुगर और एडिबल ऑयल्स, ठीक है। ये सभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें मिल रहा है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए रखा है जिससे आपको क्वेश्चन भी रेडी हो जाए और इसके बारे में पता भी चले, ठीक है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। वाई, क्यों इतनी यूनिक पोजीशन है उनकी इंडियन इकोनॉमी में, इसका रीज़न दीजिए। क्यों, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कितना, 14%। इसके साथ साथ आफ्टर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बाद ये सेकंड नंबर पे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। कितना जनरेट करता है, 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली, ओके। तो ये रेशियो देख के आपको पता चल रहा है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओके। और इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पे 24.6 हम लोग अर्न करते हैं। ये हमारी जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद से ही पहले से ही सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर और एक कंप्लीट है वैल्यू चेन में, ओके। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर कंसंट्रेशन और लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ये सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना। यस, कुछ फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट, रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन जो है उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे काफ़ी है ना, काफ़ी मात्रा में है और प्लस चीपली, काफ़ी सस्ती मिलती है। इसके साथ साथ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं ये कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है। तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन के कारण वहाँ का जो यार्न होता है, यहाँ पे ये यार्न है, इसे सही कर लीजिएगा, वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है और अच्छे से वीविंग हो पाती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे एक तो हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। उसके साथ साथ पोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह, जहाँ से शिप के थ्रू जो गुड्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। और आगे बात करें मार्केट की, कॉटन क्लोथ्स की, तो ये काफ़ी आइडियल है यहाँ पे, क्योंकि जो आपको पता है कि वार्म और ह्यूमिड स्टेट हैं, तो इसके लिए काफ़ी आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ओके। चलिए अब इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम फेस नहीं होती कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, फर्स्टली पावर सप्लाई प्रॉब्लम हमारे इंडिया में काफ़ी है, ठीक है। तो पावर सप्लाई नहीं कर पाते हम अच्छे से। यहाँ पे मशीनरी की काफ़ी ज़रूरत होती है कि हम अपग्रेड करते रहें जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो वो अवेलेबल नहीं हो पाती हमारे यहाँ पे, है ना, वीविंग के लिए और बाकी अदर प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन जाती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं होती, और इस कारण क्या होता है, हमारा लो आउटपुट ऑफ लेबर भी है, जिससे हमारा आउटपुट नहीं निकल पाता, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, लेबर नहीं मिल पाती है वहाँ पे। और वी स्टिल नीड टू इम्पोर्ट कॉटन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे कॉटन का, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पे एक तो कंपटीशन क्या है,
सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री हमारे कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन में है, ठीक है। तो लोग सबसे यहाँ पे कंपटीशन से क्या होता है, कंज्यूमर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग जूट इंडस्ट्री के बारे में। जूट इंडस्ट्री के बारे में देखने से पहले हमने एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया 1 मार्क का। ये हमारी जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी ये एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में इन 1854। ओके, याद रखिएगा इसको। 1854 में मुंबई में फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। अब जूट इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। पहले एक थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देखते हैं। जूट इंडस्ट्री हमारी सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। 1 मार्क क्वेश्चन में आता है अगर आपको गोल्डन फाइबर पूछा जाता है, विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो आप किसका नाम लेंगे, जूट का नाम लेंगे, ठीक है। जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और एक सेकंड प्लेस है इसका एक्सपोर्ट करने में, यानी कि आफ्टर बांग्लादेश ये एक्सपोर्टर भी काफ़ी अच्छा है, सेकंड रैंक हासिल है इसको, ठीक है। तो वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल में। जूट कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आप देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ एडिक्वेट कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्रीज़ और जूट टेक्सटाइल्स हैं वहाँ पे। क्या हैं वो रीजंस, क्या फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली। हुगली के ही क्यों वहाँ पे हैं, अच्छा देख लेंगे रीज़न क्या है। फर्स्टली एक तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो हुगली बेसिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें काफ़ी अच्छे से वाटर और ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। वाटर जिसके इससे अच्छे से प्रोडक्शन हो सके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको क्वांटिटी में चाहिए होता है वाटर इरिगेशन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक गुड नेटवर्क है रेलवे का, वाटरवे का और रोडवेज़ का, तो उससे मार्केट तक पहुँच अच्छी बन जाती है, ठीक है। और इनफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है चीप लेबर, यहाँ पे लेबर LABOUR, ठीक है। तो इस चीप लेबर जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बिहार वाले और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। और कोलकाता जो कि यहाँ पे पोर्ट है और साथ ही साथ एक अर्बन सेंटर, लार्ज अर्बन सेंटर, और इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस और बाकी सभी पोर्ट फैसिलिटीज़ जिससे कि सप्लाई किया जा सके इसको इजीली, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि जूट इंडस्ट्री क्यों वहाँ पे ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या रीज़न है इसकी लोकेशन के, शुगर मिल्स के। हमने यहाँ पे बात कर ली जूट इंडस्ट्री की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, द फर्स्ट जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश नियर कोलकाता। ये कहाँ पे, फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे बनी हुई है, कोलकाता में बनी हुई है, ओके। शुगर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं आप, ये भी हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले बात की कॉटन, फिर जूट, अब आ गए हम शुगर इंडस्ट्री पे। शुगर इंडस्ट्री आपको पता ही है, इंडिया रैंक सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खडसरी, ठीक है। गुड़ तो आपने देखा ही होगा, ठंडों में हम लोग खाते हैं दूध के साथ में, तो वो चीज़ें आपको पता होगा। फर्स्ट प्रोडक्शन है शुगर के लिए, सेकंड रैंक है हमारे यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन में, और फर्स्ट प्रोडक्शन है गुड़ और खडसरी के लिए, ठीक है। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर मिल क्लोज टू द फील्ड्स, क्यों ज़्यादातर शुगर मिल्स खेतों के पास, फील्ड्स के पास में बनाई जाती हैं, उनकी लोकेशन वहीं पे क्यों होती है, क्यों आइडल होते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो फर्स्टली वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो ईजीली अवेलेबल हो जाता है, शुगर कैन, क्योंकि हमें पता है शुगर हमें किससे मिलती है, शुगर कैन से मिलती है, गन्ने से मिलती है, ठीक है। और इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता इसको, तो इसीलिए क्यों, बिकॉज इट्स सुक्रोज कंटेंट ड्राइड अप फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाता है इसका जो मिठास है। तो इसको वहीं के 24 घंटे में वहीं पे हार्वेस्ट करके हमें उससे चीनी निकाल लेनी होती है, शुगर कंटेन करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं माइंड में कि क्या ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये शिफ्ट हमेशा सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में करती है, इसका कोई रीज़न है, तो यस रीज़न है। क्या, एक तो केन प्रोडक्शन, यानी कि शुगर केन जो होता है इसका प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है,
ठीक है। इसके लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती हैं। ऐसा कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है इसको? कूलर क्लाइमेट, ठंडा। और इसके साथ साथ ये आपको पता है कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, अप्रॉक्स 1 ईयर तो इसको लगता ही है। और क्रशिंग सीजन भी इसका काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी टफ हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग। और इसके साथ साथ द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं इन स्टेट्स में। शुगर इंडस्ट्री एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैसी है बच्चा? ये सीजनल है नेचर में, है ना, और ये आइडल है कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए। और यहाँ पे जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो सदर्न स्टेट में और वेस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हो पाता है। ओके, आपको क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, अब कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद पंजाब एंड हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनको ले लीजिए। पता है आपको 60% मिल्स जो हैं हमारी वो यूपी और बिहार में ही हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, है ना। अच्छा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? द इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, वही होती है हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करना चाहें तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। और ये क्या है? ये एक बेसिक या की इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्री में इसका नाम हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हैवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है स्टील और आयरन का, ठीक है। अब कुछ रीज़न है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही ये क्यों सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्यों वहीं पे एस्टैब्लिश क्यों हैं ये सभी इंडस्ट्रीज़, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से रीजंस हैं। फर्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर विच इज़ माइंड हेयर। यहाँ पे ना माइनिंग काफ़ी होती है, यहीं से हमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो कम कॉस्ट पे हमें आयरन ओर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो इस कारण यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ पास में ही लोकेट की जाती हैं। और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है अच्छी क्वालिटी में, पास में ही मिल जाता है। चीप लेबर अच्छे से मिल जाता है, सस्ता, ठीक है, सस्ती मजदूरी मिल जाती है, काम करने वाले मिल जाते हैं। और इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट में वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वास्ट है। और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे से है। ओके, तो चलो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम लोग आगे कि डिस्ट्रीब्यूशन भी है साथ में। ओके, और पावर की अवेलेबिलिटी, अभी हमने देखा ना पावर थोड़ी सी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो लेकिन यहाँ पे पावर सप्लाई अच्छे से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्मल पावर और हाइडल पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हम लोग लोकेट करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को। इसके साथ साथ ये जो रीजंस हैं ये लिबरलाइज हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छे से होती है, क्योंकि मिनरल्स काफ़ी हैं यहाँ पे, इसीलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो मिनरल लेने वाले हैं, जो लेने वाले हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, वो एल्यूमिनियम को लेने वाले हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं। ये मेटल है, आपको पता है, लाइट मेटल है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी कॉरिजन होती है, गुड कंडक्टर है, ये हीट का अच्छे से हीट पास हो सकती है, ठीक है। और ये मैलेबल है और इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स विद अदर मेटल। जब इसे किसी और मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो काफ़ी मजबूत हो जाता है। अच्छा, एल्यूमिनियम को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये 3 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में करा रही हूँ। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम? सबसे पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स बनाए जाते हैं, और इट हैज़ गेन पॉपुलरली एज द सब्सिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इनके सब्सिट्यूट की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में देख लिया, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल देखे थे, कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्री। मिनरल बेस में देखा हमने आयरन और एल्यूमिनियम को, ठीक है। बाकी अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छे से बढ़ रही हैं। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने के साथ साथ हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है ना। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे हमारे क्या हो रहा है,
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। अच्छा, देख लेते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किन रीज़न से होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि जब हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी में यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, बाकी और चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, हमारी जो नेचुरल वेल्थ है वो काफ़ी लो ग्रेड में होती चली जा रही है। इसके काफ़ी रीज़न हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए यहाँ पे 4 टाइप हैं पॉल्यूशन के। कौन कौन से? एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, चलिए इन्हीं के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से इन एरियाज़ में फैल रहा है हमारे इंडस्ट्री से ही। ओके, एयर पॉल्यूशन को सबसे पहले देखते हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? स्मोक इज़ एमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, ब्रिक काइंस में भी, रिफाइनरीज से भी, स्मेल्टिंग प्लांट से भी, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन सभी फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। और उससे क्या होता है? एयरबॉर्न पार्टिकुलेट जो हैं वो निकलते हैं, जिससे क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो अगर लाइक डस्ट, स्प्रे और मिस्ट और स्मोक में मिल जाएं तो एयर पॉल्यूट करते हैं, है ना, हमारे हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये धुएं से फैलता है, हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है। और आपको पता है कि अगर एयर पॉल्यूट हो जाएगी तो हमारी जो लाइफ गिविंग गैस है, हमारी ऑक्सीजन, वो भी पॉल्यूट हो जाएगी, है ना, और हम लोगों को बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन किसके थ्रू होता है। वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हैं डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स और सॉल्ट्स, जो फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रीज से निकल के पानी में और नदियों में बहा दिए जाते हैं। हैवी मेटल्स लाइक लेड और मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कार्बन, प्लास्टिक्स और रबर वगैरह, ये सभी डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं कहाँ पे? वाटर बॉडीज़ में, विदाउट ट्रीटमेंट, है ना। तो ये क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं वाटर बॉडीज़ को। ओके, यही रीज़न है। इसके अलावा हम देखेंगे अब यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, ओके, नॉइज़ पॉल्यूशन में देख लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे फैलता है। ये जनरेटर्स के थ्रू, कंप्रेशर्स, मशीन, फर्नेसेस, लूम्स, ये क्या करते हैं? और एग्जॉस्ट फैन, इनसे हमारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी शोर जनरेट होता है ना। और शोर से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। हैवी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर हो सकते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन इस तरीके से फैलता है। और लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके कारण? लैंड और वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग डंप कर देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जैसे ग्लास है, हार्मफुल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, है ना, सॉल्ट्स हैं, पैकेजिंग वगैरह है, ये सब हम मिट्टी में डालते हैं, वाटर में डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्मो पॉल्यूशन के बारे में। थर्मल पॉल्यूशन किस तरीके से फैलता है? वेस्टेज फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकल के आता है ना, और न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन से जितना भी, जिससे कैंसर होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और बर्थ डिफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हमारे सामने आ जाता है। तो हमें क्या पता चलता है कि इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ। इसके साथ साथ वो क्या डेवलपमेंट कर रही हैं? पॉल्यूशन में भी। किस टाइप के पॉल्यूशन? लैंड, वाटर, एयर, नॉइज और रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ को अनदेखा तो किया नहीं जा सकता। डिग्रेडेशन को अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इस डिग्रेडेशन को, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सकें, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो रहा है। तो कौन कौन से स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसको मिनिमाइज़ करने के लिए? फर्स्टली, ये जो वाटर है ना, इसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे कि मिनिमाइज़ हो सके वाटर यूज़ को, है ना। और इसको सक्सेसिव 2 और 3 स्टेजेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू से डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स होते हैं जो डंप कर दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वाटर बॉडीज़ में, तो उनको ट्रीट करना चाहिए पहले। तो अगर उनको ट्रीट करके डाला जाता है तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन बहुत कम लेवल पे हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। अब बाकी देख लेते हैं हम लोग क्या, कि एयर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं।
एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के थ्रू, जैसे फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसको रोक के, वहाँ पे चिमनी वगैरह लगा के, ठीक है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऑयल और गैस यूज़ कर सकते हैं हम कोल की जगह। अगर हमें धुआं कम करना है तो हम तेल और गैस यूज़ करें, क्योंकि कोल से ना, कोयले से ज़्यादा धुआं निकलता है। और इसके अलावा इसको रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे चिमनी वगैरह लगा सकते हैं फैक्ट्रीज़ के ऊपर, और फैब्रिक फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा। और मशीनरी और इक्विपमेंट्स को भी के साथ साथ हम साइलेंसर लगाएं, है ना, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो, है ना। नॉइज़ पॉल्यूशन रोकने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, जनरेटर, मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ साइलेंसर लगा देना चाहिए, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो। अगर आपको यहाँ तक आप वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है और सारे टॉपिक्स चैप्टर के क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये नॉलेज पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।